अपन? अपने चल रहा था नीति निर्देशक तत्व में, है ना? कितने तक हुआ था? आप गांधीवादी समाजवादी सिद्धांत हम बता रहे थे। समाजवादी सिद्धांत में आपका अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 47 थे, है ना? याद है? याद है आप लोगों को थोड़े बहुत? 38 में क्या है? सामाजिक सिद्धांतों में जो मैंने बताया था, तो अनुच्छेद 38 में आपका है कि राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा, है ना? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी आपको शायद क्लियर होगा, है ना? उसके बाद आपका अनुच्छेद 39 है। 39 में 3 भाग हैं, 39 ए, बी और सी। ए में क्या है? समान न्याय और समान वेतन, ठीक है। बी में क्या है? सार्वजनिक धन का जो आपका सार्वजनिक धन है उसके केंद्रण को रोकना और उसका, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने से उसको रोकना है। मेन ये है, ठीक है, सार्वजनिक धन का प्रबंधन। और उसके बाद इसमें क्या है? धन का समान वितरण, यही है ना 39C। उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि 40 नहीं था ना, 41 था। 41 में क्या था? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। इसमें निःशक्तता के टाइम पे भी जो लोक सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि लोक सहायता का मतलब कि स्टेट की हेल्प, सरकार की सहायता, है ना? तो वो भी सम्मिलित है इसमें। क्लियर? उसके बाद आपका अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता तो है, ठीक है, वो अंतिम पॉइंट है। उसके पहले क्या है? काम की मानवोचित दशाएं। क्लियर? मतलब आपको यदि काम करने का अवसर दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपको जो काम करने की जगह होगी, स्थिति होगी, वो मनुष्य के काम करने योग्य होगी। अमानवीय स्थितियां नहीं रहेगी, अमानवीय दशा नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति रहेगी जहां मनुष्य आसानी से सुलभ तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो मानवोचित दशा हो गया और प्रसूति सहायता हो गया, है ना? उसके बाद आपका है अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मचारियों के लिए निर्वाहन मजदूरी एवं आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है, तो आपके अनुच्छेद 43 में है। लास्ट में आपका जो मैंने बताया था अनुच्छेद 47, जिसमें पोषाहार एवं जो लोग स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, जो हॉस्पिटल वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट होता है समाजवादी राज्य में या फिर अपने सरकार में, वो इसी के अंतर्गत होता है ना? चलिए अगला लिख लेंगे अब आप, गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों में लिखेंगे, ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं एवं राष्ट्रीय आंदोलन समझते हैं, स्वतंत्रताकालीन जो आपका स्वतंत्रता संघर्ष है, वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान गांधी जी भी कर सकते हैं, गांधी के योजनाओं का
प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ये योजनाएं थी राष्ट्रवादी योजनाएं थी, ठीक है ना, वो गांव का विकास में जोर देते थे, ग्रामीण विकास पे, छुआछूत के हटाने पे जोर देते थे। क्लियर? जो आप मतलब मुख्य रूप से आप गांधीवादी विचारों से सहमत होंगे या फिर सुना होगा आपने भी कहीं ना कहीं यदा कदा, अहिंसा के विचार जो है गांधीवादी विचार हैं। क्लियर? ठीक है। आत्मनिर्भरता, अपने स्वच्छता, ये सब गांधीवादी विचारधारा में आते हैं। ठीक है, जो आपका ये स्वच्छता आंदोलन भी चालू हुआ था, ठीक है, आत्मनिर्भर ग्राम हो, ठीक है ना, मतलब ग्राम सभा, जो आपकी ग्रामीण सभाएं हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन वगैरह, ये सब गांधीवादी विचारों में आते थे। ठीक है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, ग्राम व्यवस्था आत्मनिर्भर हो, ठीक है, स्वच्छता हो। क्लियर? तो ये सब चीजें गांधीवादी विचारधारा में आती है। अहिंसा हो, अहिंसा मतलब कि रहे लोगों के प्रति, जीव की हत्या ना कीजिए करें आप, ठीक है, तो ये सारे गांधीवादी विचारधारा में आ रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इससे परिचित होंगे। लिखेंगे अगला, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, यस, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई है। उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई है। लिखेंगे पहला, ग्राम पंचायत का गठन। जगह दी गई है, लिख लिया आपने। पहला लिख लेंगे ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम पंचायतों का गठन। लिखेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। नहीं आएगा, रुक लो। दूसरा लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ये कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 43 ना, 43। जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं आपको भी कुटीर उद्योगों के लिए बताया ना, अनुच्छेद 43 में। वही है, ठीक है। तो मतलब ये समाजवादी सिद्धांत में भी है और गांधीवादी सिद्धांतों में भी है। लिख लेंगे कोष्टक में, इसको लिखेंगे अनुच्छेद 43। चलिए अगला लिखेंगे, सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन। यस, नेक्स्ट पॉइंट, सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन। सहकारी समितियों में की जगह का कर लीजिए, सॉरी, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, स्वायत्त बन जाएगा, लिखते स्वायत्त संचालन एवं व्यावसायिक प्रबंधन, एवं व्यावसायिक प्रबंधन। ठीक है। सहकारी समितियां वो होती हैं
जिनको आप बोलते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, अक्सर गांवों में बनाई जाती हैं, ठीक है ना। 10-5 लोग मिल करके एक छोटी सी संस्था बनाते हैं, जैसे पापड़ वगैरह के जो कुटीर उद्योग बनाते हैं, वो संस्थाओं के पहले समिति बनाते हैं, उसके बाद फिर कोई भी छोटा सा उद्योग स्थापित करते हैं, ठीक है। उन ग्रुप को सरकार के द्वारा लोन दे दिया जाता है, फंडिंग कर दी जाती है। तो ये सब कुछ आता है किसमें? सहकारी समितियों में, ठीक है। तो उसमें स्वायत्त, क्या लिखा आपने? स्वायत्त नियंत्रण संचालन। स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, क्लियर, मतलब अपने से उनका जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो उन मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो कोऑपरेटिव में रहते हैं उनके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो स्वायत्त संचालन रहेगा, उसका व्यावसायिक प्रबंधन रहेगा, मतलब उसको कमर्शियली वो मैनेजमेंट जो उसका है कमर्शियलाइज्ड कर लेंगे, मतलब कि व्यापारिक रूप से प्रबंधन। मान लीजिए आपने अगरबत्ती का कोई छोटा सा उद्योग खोला, ठीक है, या पापड़ का खोला, क्लियर, ठीक है, सेवइयां बनाने का उद्योग जो आपके लोकल चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने 10 लोग मिले हुए हैं, क्लियर, और उनका प्रबंधन वही 10 लोग कर रहे हैं। आप उनको व्यावसायिक प्रबंधन कर रहे हैं, मतलब कि मतलब मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो कमर्शियली कर रहे हैं, मतलब कोई बेचने वाला हो गया, कोई बनाने वाला हो गया, कोई कम मतलब कि पैकिंग करने वाला हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है ना। तो ये सहकारी समितियां मतलब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही तो है, क्लियर, ठीक है। लिख लेंगे इसको कोष्टक में, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 43B या 43 खा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और सामाजिक अन्याय और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा, और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा। शैक्षणिक हित समझते हैं, मतलब उनको शिक्षण संस्थाओं जैसे स्कूल कॉलेज में उनको समान अवसर दिए जाएं, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, क्लियर। और आर्थिक हित ये हो गए कि उनको आर्थिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं, यानी कि सरकार की कोई, मान लीजिए टेंडर निकल रहा है, सरकारी काम कराने के लिए कोई ठेका मिल रहा है, तो इसमें एक जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्लियर। तो यह पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग है, शोषित वर्ग है समाज का, उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को संरक्षण देना। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 46, लिखेंगे अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, क्लियर। अगला लिख लेंगे, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं एवं मदिरा ड्रग्स, मदिरा एवं ड्रग्स के उपभोग पर प्रतिबंध, के उपभोग पर प्रतिबंध, ठीक है। तो आपने जो पोषाहार स्तर लिखा था ना 47 वाला, क्लियर, तो ये भी अनुच्छेद 47 में आ रहा है। मतलब अपने देश के, अपने राज्य के, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा और जो नशीली चीजें प्रचलित हो रही हैं समाज में उनको भी
रोक सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है या अवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये सरकार के कर्तव्य हैं जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, बताए गए हैं, निर्देश दिए गए। ठीक है, तो ये भी आपके निर्देशक तत्वों में है और ये गांधीवादी विचारों में। गांधी जी भी मदिरापान के विरोधी थे। ठीक है, क्लियर। इसलिए चलिए, तो इसमें कोष्टक लिख लेंगे अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 लिखेंगे। अगला कृषि एवं पशुपालन का संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन कृषि एवं पशुपालन का संगठन पशु बलि, पशु बलि, बलि समझते हैं? कैटल सैक्रिफाइस इसको बोलते हैं। सैक्रिफाइस हिंदी में बलि बोलते हैं जिसको, मतलब बलिदान देना, मतलब उनको मार देना। ठीक है, पशु बलि पर रोक एवं, पशु बलि पर रोक एवं नस्ल सुधार को प्रोत्साहन, पशु बलि पर रोक एवं नस्ल सुधार को प्रोत्साहन। नस्ल सुधार यानी कि जो देसी गाय हैं, देसी भैंस हैं, ठीक है, तो संकरण के द्वारा नई प्रजाति भैंस की या गाय की दुधारी पशुओं की डेवलप करना। ठीक है, क्लियर। लिखेंगे अगला, इसी में लिख लेंगे, सॉरी कोष्टक में लिख लेंगे अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 मतलब अनुच्छेद 48 के तहत जो पशु चिकित्सालय वगैरह की स्थापना हो रही है। ठीक है, क्लियर। पशु बलि यानी कि जो गाय मतलब कि अभी गौ हत्या वगैरह के अधिनियम, हालांकि गौ हत्या निषेध अधिनियम अलग आया है, ठीक है, लेकिन गौ हत्या वगैरह को भी जो अपराध घोषित किया गया है, सरकार ऐसा करेगी, ये निर्देश संविधान के द्वारा दिए गए हैं, तो वो आपके अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका ये मतलब एनिमल हस्बेंड्री वाली जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वेटनरी हॉस्पिटल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये सारा सब कुछ अनुच्छेद 48 के तहत आता है। अगला लिखेंगे, इसी में ही लिख लो, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A लिखेंगे। इसमें 48A में पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डालेंगे, उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत हो गया, गांधीवादी सिद्धांत हो गया, और अंतिम है ये उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है, इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। ठीक है, इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है, दोज प्रिंसिपल्स आर कैटेगराइज्ड इन दिस, मतलब कि देखिए इस श्रेणी के सिद्धांत ऐसे हैं, उदारवादी सिद्धांतों से आप समझेंगे थोड़ा सा, कि जैसे अभी आपको मैंने बताया ना
कि पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए आप, ठीक है। सरकार जो प्राचीन अपनी धरोहर है, प्राचीन इमारतें हैं, उनका संरक्षण कीजिए। मतलब आप समझिए कि जब आप उदार होते हैं, जब आपका मन थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने आप आपके दिमाग में आता है कि आप कचरा नहीं फैलाएं, ठीक है, आप किसी भी सरकारी संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं। ये आता है ना, जब कोई थोड़ा सा एथिकल व्यक्ति होता है तो अपने आप दिमाग में आता है कि अपने को ये नहीं करना है। क्लियर। राज्य के जो मतलब कि विषय हैं, मतलब कि आपकी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना, ठीक है, ये भी उदारवादी सिद्धांतों में आते हैं। क्लियर। जो मैंने अभी आपका 48A लिखाया वो भी उदारवादी सिद्धांतों में है। क्लियर। लिखेंगे इसके कुछ सिद्धांत। पहला लिख लेंगे, भारत के समस्त नागरिकों को एक समान सिविल संहिता। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। ठीक है। फिर आप पहला डाल रहे हैं एक समान सिविल संहिता, बस इतना लिख लीजिए, यूनियन सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। यूनियन सिविल कोड जिसको आप बोलते हैं, कोष्टक लिख लेंगे अनुच्छेद 44। ठीक है। ठीक है। एक समान सिविल संहिता का मतलब समझ रहे हैं आप, नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं, यदि सिखों के कोई अलग कानून चल रहे हैं, ठीक है, शादी विवाह गठबंधन जो भी उनके अलग अलग नियम कानून चलते हैं, वो सारे एक माने जाएंगे। ठीक है। अभी जैसे किसी एक कम्युनिटी को 2 बार 3 बार शादी करने की परमिशन है, वही हिंदुओं को 1 बार भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक है, एक से ज्यादा बार नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यूनियन सिविल कोड में आती हैं। मतलब जो पर्सनल लॉज हैं उनको हटा देना। ठीक है। यानी किसी धर्म विशेष का एक व्यक्तिगत कानून नहीं चलेगा, सारे धर्मों का एक कानून है, सारे नागरिकों का एक कानून है। ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार के नागरिकों का क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है ना। द सिटीजन्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी कैटेगरी, दे आर जस्ट द नेटिजन्स ऑफ कंट्री और डिसिडेंट्स ऑफ कंट्री। ठीक है। वो भले अलग अलग धर्म मानेंगे बट सरकार की नजर में सब सेम होंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। वो एक समान सिविल संहिता होती है, यूनियन सिविल कोड, जो मैंने आपको बताया था कि गोवा में अभी भी लागू है। क्लियर। गोवा में किनका शासन था पहले? पुर्तगालियों का था कि फ्रेंच का? फ्रांसीसी नहीं थे। ठीक है। चलिए, आपने लिखा एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। अगला लिख लेंगे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। ये कब जोड़ा गया था? कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां। ठीक है। लिख लेंगे अनुच्छेद 45। सर ये इसमें पहले से रहा होगा ना, फिर मौलिक अधिकार में जोड़ा गया होगा ना वो 2002 में। वो देखिए, ये पहले निर्देश थे, समझिएगा, ये पहले निर्देश थे, लेकिन बाद में ये बच्चों को अधिकार दे दिया गया। ठीक है। कि वो 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को, मतलब बच्चे अब किसी भी सरकारी स्कूल में जाके, या उनके पालक जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो एडमिशन करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू एडमिट अ स्टूडेंट और एडमिट अ चाइल्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 14। क्लियर। 14 वर्ष। क्लियर। अगला लिखेंगे, कृषि और पशुपालन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास। कृषि तथा पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का
विकास। तो समझ पा रहे हैं आप इसका मतलब? कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास। इसका मतलब सीधा बात है कि जो रिसर्च सेंटर वगैरह खोले जाते हैं, आपने देखा होगा हर फील्ड में रिसर्च सेंटर खोले जाते हैं ना, तो ये सरकार के कर्तव्य से है, ठीक है, ड्यूटी ऑफ स्टेट, कि आप रिसर्च सेंटर खोलिए, शोध संस्थान खोलिए, क्लियर, नई नई प्रजातियों का विकास कीजिए, कृषि की नई प्रजातियों का, फसलों की नई प्रजातियों का, जो भी है नई तकनीकियों का, ये सारे आपके केसेस जो हैं वो अनुच्छेद किसमें है? 48 में बताया था मैंने अभी आपको ना, तो ये भी लिख लेंगे अनुच्छेद 48। राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक स्मारक एवं स्थान का संरक्षण करना। स्मारक को क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं ना सर, है ना? मॉन्यूमेंट्स ही बोलते हैं। क्या होता है स्मारक? देवी जी आप स्मारक नहीं पता? स्मारक बोलते क्या है? कभी नाम नहीं सुना? लिखते बना स्मारक, दिखाओ। ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? स्मारक कभी शब्द नहीं सुना, इसीलिए तो तुम्हें संविधान समझ में ही नहीं आता है। स्मारक का मतलब आप लोग जानते हैं, और कोई है जो नहीं जानता? आप जानते हैं स्मारक क्या होती है? हाँ? मतलब क्या होता है आप नहीं जानते हैं? क्या किसे बोलते हैं? बिल्डिंग वगैरह? चलो थोड़ा सा तो आइडिया। और कोई? देखिए सुनिए, स्मृति समझते हैं, ठीक है, क्लियर? बोलते हैं ना कि किसी की याद में हमने बना दिया, ठीक है, जैसे सबसे बड़ा आपका ताजमहल याद में बनाया गया है ना, स्मृति में बनाया गया है, ठीक है। तो कोई ऐसी संरचना, कोई ऐसी इमारत, कोई ऐसी कलाकृति, कुछ भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, कुछ भी यदि किसी की स्मृति में बनाया जा रहा है प्राचीन समय में, या फिर स्मृति जरूरी नहीं है, किसी के बिहाफ में बनाया जा रहा है, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जा रहा है, प्रतिनिधित्व यानी उसको बताने के लिए कि इसके नेतृत्व के लिए है, कुछ भी, ठीक है, तो ये स्मृति से ही स्मारक बनता है, यानी कि उसकी याद में बनाया गया कोई भी जगह। हाँ सर, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी एक स्मारक कहलाएगी। यदि वो किसी की याद में बनाया गया हो, ठीक है, तो वो स्मारक में आएगा, क्लियर? यदि वो स्मृति में बनाया गया है तो स्मारक ही होगा ना, क्लियर? लेकिन स्मारक को ज्यादातर ये होता है कि जैसे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो एक स्ट्रक्चर है किसी व्यक्ति का, ठीक है, वो सिर्फ व्यक्ति ही है वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्मारक में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि मूर्ति के अलावा कोई कंस्ट्रक्शन उनकी याद में, जैसे मान लीजिए कि आपका राजघाट है, ठीक है, वो स्मृति में बना है ना, गांधी जी के स्मृति में बना है, तो वो स्मारक हो सकता है। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए तो कंफर्म नहीं कर सकता अभी, ठीक है। लेकिन यदि कोई जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल सबसे अच्छा है, वो एक स्मारक है, स्मृति में बना है ना, क्लियर? तो ऐसी कोई भी चीज या जिनकी यदि स्मृति में बनाया जा रहा है तो वो स्मारक में आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? स्मृति समझते हो ना? स्मृति क्या होता है? हाँ, याद, ठीक है, क्लियर? तो ये चीज है स्मारक में, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, सांस्कृतिक स्मारक हैं, क्लियर, इनका संरक्षण करना, इनकी रक्षा करना, जैसे आपके यहाँ कौन सी संस्था चलती है यार जो राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करते, मतलब कंजर्व करती है, क्या बोलते हैं? नेशनल में, यूनेस्को तो छोड़ दो, वो तो इंटरनेशनल हो गया।
और कौन सा सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको? जियोलॉजिकल क्या बोलते हैं? आउट ऑफ माइंड हो रहा है, बताता हूँ, अभी आएगा दिमाग में। ठीक है, सारे जो सांस्कृतिक आपके जो पुराने प्राचीन मंदिर है उनका संरक्षण करता है ना, क्या बोलते हैं उसको? एक संस्था है अपनी, पुरातत्व विभाग। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? बताओ। पुरातत्व विभाग जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। हाँ हाँ, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो आपकी पुरातत्व विभाग जो है ना, वो पुरानी सारी इमारतों का संरक्षण करते हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, यदि वो राष्ट्रीय महत्व की कोई भी स्मारक होगी, ठीक है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा मतलब आपको मैनेजमेंट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। जैसे आपके यहाँ देउर कोठार जानते हो आप, गढ़ के पास। ठीक है, गुप्तकालीन स्तूप है यहाँ पे, बौद्ध स्तूप। ठीक है, छोटे छोटे ही हैं, लेकिन ये बहुत राष्ट्रीय महत्व के हैं, यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते जाते हैं। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है। सांची हो गया। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल आपको पहले ही मिल जाएगा, बोर्ड लिखा ही होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कोई भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारक होगी जिसको लगता है कि प्राचीन है, तो वो तुरंत अपने कवर में ले लेता है। ठीक है, क्लियर? तो ये उसमें आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो करता है, तो यही ये सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 लिख लेंगे कोष्टक में, अनुच्छेद 49 49। अगला लिखेंगे, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका, राज्य की स्टेट की, ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ये होता है प्रा और ये होता है प्री। हाँ, पृथक कुछ नहीं होता, अशुद्ध शब्द है। ठीक है, होता है क्या कुछ पृथक? ये पृथक तो अलग करना होता है, जो ये, ठीक है, ये रीज जिसको बोलते हैं ना, ये प्री, जो ये प्रा का कोई नहीं होता, ये शब्द ही नहीं बनता। पृथक शब्द होता है क्या? ऐसा कुछ वर्ड मैंने अभी तक तो नहीं सुना है इसका कुछ सॉलिड मीनिंग आता हो। तो पृथक लिखना है, ठीक है ना आपको, पृथक ये। ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 50। हाँ, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब आप समझते हैं कि देखिए, आपके स्टेट में भी जो है ना, अपने भारत के संविधान की विशेषताओं में भी ये है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग सिस्टम चलता है। न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका कोई भी इंटरफेयर नहीं करती। किसी भी निर्णय में क्या आपने देखा है कि कोई एसपी आपके डिस्ट्रिक्ट जज को इंटरफेयर कर रहा है? नहीं ना। कलेक्टर क्या जज को इंटरफेयर कर सकता है कि इसका निर्णय आप ऐसा दीजिए, या फिर उसके ऊपर कुछ दबाव हो? कुछ भी चीजें न्यायपालिका की क्या कर सकता है कलेक्टर? जिला न्यायालय भले ही है यहाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, स्वतंत्र है सब, इसीलिए तो न्यायपालिका स्वतंत्रता ही है। क्लियर? तो कार्यपालिका अलग हो गई, अपना काम कर रही है वो, और न्यायपालिका अलग काम कर रही है। ठीक है ना। तो इसको दिमाग में आप कैसे रख सकते हैं? 50 लिखा है ना, तो 50-50 का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। बोलते हैं ना सामान्यतः अपनी भाषा में 50-50, अलग अलग कर दो, आधा आधा कर दो, है ना। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 50-50 हो गया, मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो गई। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रख सकते हैं। अनुच्छेद 50 क्लियर? अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यों के लिए मतलब ये क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, हालांकि इसमें कार्यों का पृथक्करण है। ठीक है, कार्यपालिका स्वतंत्र तो कभी हो ही नहीं सकती, खैर। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ कार्यों का पृथक्करण है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, जो अनुच्छेद 50 बोल रहा है। ठीक है, कि इनके कार्य विभाजन अलग है, न्यायपालिका के अलग है, सीधी बात ये है अलग ही। ठीक है, लेकिन जो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, न्यायिक सक्रियता, देखा होगा आपने, जिसको न्यायिक सक्रियता का ये होता है जैसे जुडिशियल रिव्यू, कोई भी संसद ने कोई कानून बनाया, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इंटरफेयर कर दिया, ठीक है, कि असंवैधानिक है, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जिसके तहत कभी कभी न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है कार्यों में। क्लियर? तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म
आगे का सिद्धांत है, आप लोगों के लिए तो वनडे के हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षाओं की लिए तैयारी करते हैं तो फिर उसमें कुछ चर्चा में आता है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे अंतिम, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। अब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो केंद्र सरकार देखेगी। दो राज्यों के मध्य यदि कोई निपटान हो रहा है, मतलब कोई विवाद हो रहा है, तो उसको भी केंद्र सरकार देखेगी। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति बना के रखना, ये नहीं कि हर किसी देश से आप युद्ध करने चले जाओ। ठीक है, या फिर किसी भी चीज को शांति तरीके से आपको सुलझाना है, ये संविधान निर्देश दे रहा है राज्य को। क्लियर? तो ये थे आपके उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो उदारवादी सिद्धांतों में आपका पहला क्या था? यूनियन सिविल कोड यानी कि अनुच्छेद 44। ठीक है, राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। क्लियर? ठीक है, ये उदारवादी सिद्धांतों में। अगला क्या था आपका? राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है ना, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसको अपन बोल सकते हैं। तो वो है आपका आर्टिकल 21, मतलब जो आरटीई आया था वो 21 का में था। ठीक है, लेकिन ये पहले से अनुच्छेद 45 में है। ठीक है, निर्देशक तत्वों में है ना। उसके बाद क्या था? कृषि एवं पशुपालन का विकास, यानी कि नए जो आपके शोध संस्थान वगैरह एग्रीकल्चर के, नई इस कृषि की यानी कि फसलों की प्रजातियां, जो पशुओं की नई प्रजातियां, ठीक है, इनका विकास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 48 में। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 49 में आ रहा है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आपका कार्यपालिका न्यायपालिका अनुच्छेद 50। क्लियर? तो चीजें आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर होगी सिर्फ 3 सिद्धांतों से। अभी मैंने आपको पूरे सिद्धांत नहीं बताया, सिर्फ इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपको सिर्फ सिद्धांत बता दिए गए हैं, आपकी सहायता के लिए मैंने अनुच्छेद मेंशन कर दिया। तो कुछ तो दिमाग में बचे होंगे, है ना, 1 2 3 4 तो बचे ही होंगे, कम से कम एक तो हर किसी के दिमाग में होगा 50-50। ठीक है, चलिए मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अभी अंतर आप ही बताएंगे मुझे। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए फंडामेंटल राइट्स और एक तरफ लिख लीजिए नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो मुझे पहला बताइए, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार यूएसए, है ना, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? तो ये लिए गए हैं आपके यूएसए से, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद बताइएगा। और डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा बताएंगे कि है क्या इसमें। जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो किस भाग में है? ठीक है, ये भाग 3 में, ये किस में है? भाग 4 में। क्लियर? ठीक है, अगला इसमें है आपका, ये एक व्यक्ति के लिए है और वो थोड़े नहीं, ये बताइए कि क्या मूल अधिकारों के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है? ठीक है, क्लियर? और डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो ये क्या है?
ये न्यायोचित हैं। मैं भी लिखवाता हूं तब लिखिएगा, अभी सिर्फ सुन लीजिए। ये क्या है? अन्यायोचित। ठीक है, क्लियर। मूल अधिकार किसके लिए है? एक व्यक्ति का अधिकार व्यक्ति के लिए। और डीपीएसपी किसके लिए है? समाज के राज्य के लिए, समाज के लिए, मतलब टोटल स्टेट के लिए है वो। क्लियर, ठीक है। तो आपका ये लिख सकते हैं आप चौथा, व्यक्ति के लिए और ये राज्य के लिए। क्लियर, ठीक है। अगला इसमें है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, इनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, कानूनी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये इनको क्या है? ये कानूनन ये बाध्य भी किए जा सकते हैं। ठीक है, कानूनी मान्यता इनको प्राप्त है। और इनको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। यानी कि राजनीतिक, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से इसके मतलब इसको पूरा करने का प्रयास करेंगी। ठीक है, तो ये कानूनी मान्यता प्राप्त है किसको? मूल अधिकारों को। और इनको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। क्लियर, चलिए अब लिखेंगे शुरू से। एक चीज इसमें ये भी आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में आपको नकारात्मक कौन सा लगता है और सकारात्मक कौन सा लगता है? एक है फंडामेंटल राइट्स तो सकारात्मक, मूल अधिकार ही नकारात्मक हैं। वो क्यों? सुनिएगा क्यों। मूल अधिकार नकारात्मक में आते हैं क्यों? क्योंकि ये कुछ हद तक राज्य के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। राज्य की स्वतंत्रता, इस व्यक्ति की स्वतंत्रता का तो विकास कर रहे हैं, लेकिन राज्य की स्वतंत्रता पर ये रोक लगा रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? मूल अधिकारों के कारण कभी कभी सरकार को काम करने में, मान लीजिए यदि आंदोलन करना हमारा कर्तव्य है, मतलब हमारा अधिकार है। ठीक है, और उस अधिकार के चक्कर में यदि आपने सरकार की तो बैंड बजा दी कहीं पे, यदि आपने 2-4 दिन, यदि जैसे आपका चल रहा था वहां दिल्ली में आंदोलन, महीनों चला, 3-4 महीने चल रहा था ना। ठीक है, तो इस तरह के आप मान लीजिए यदि आंदोलन करने पे उतरे हैं और सिरमौर चौराहे में और कॉलेज चौराहे में रोड में जाम लगा दिया, तो आप तो मूल अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तो बैंड बज रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के कार्य करने पे रोक लगा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मूल अधिकारों को नकारात्मक श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और जो आपके डीपीएसपी हैं ये सकारात्मक श्रेणी में आते हैं। क्लियर, चलिए इसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे अपन। ये नकारात्मक है फंडामेंटल राइट्स, ये नकारात्मक है मूल अधिकारों में लिखेंगे ये नकारात्मक है एवं कुछ मामलों में राज्य के कार्य करने पर, एवं कुछ मामलों में राज्य के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। एवं कुछ मामलों में राज्य के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगला लिखेंगे ये सकारात्मक है। ये सकारात्मक है। कुछ मामलों में राज्य को इनकी आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में राज्य को इनकी आवश्यकता होती है। चलिए अगला लिखेंगे, मूल अधिकारों में लिखेंगे ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित, ये न्यायोचित होते हैं। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इनके हनन पर
हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर राज्य द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? पहले न्यायालय बोलते हैं, इनके हनन पर इन्हें न्यायालय ही बोला हूं मैं, न्यायालय ही बोला। तुम न्यायालय ही लिखो, ठीक है। मतलब हनन सब समझते हैं ना आप? हनन समझते हो? हनन बताओ, हनन नहीं पता? तुम हिंदी में पढ़े हो इंग्लिश में पढ़े हो? बताओ कि बघेली में बघेली बनती है? बघेली भी नहीं बनती, तो कौन सी भाषा बनती है? उर्दू। यार हनन शब्द नहीं समझ रहे हो? तुम्हें पहले सबसे पहले बताऊं, हिंदी वाली क्लास अटेंड करनी चाहिए। अभी नहीं लग रही ना? तो शायद शब्द तो बताएं कुछ पर्यायवाची वगैरह। हनन का मतलब आप लोगों में से और कोई जो है वो ना समझता हो। हनन यानी आपके अधिकारों को रोका जा रहा है, हटाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर, बाधित किया जा रहा है, वो शब्द होता है हनन। क्लियर, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर राज्य द्वारा न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। क्लियर? तो न्यायालय यानी जो आपका कोर्ट है उस पर आप जा सकते हैं ना फंडामेंटल राइट्स के लिए। मैंने आपको बताया ना कि 32 में आप जो 5 समादेश हैं, रिट जो हैं, वो इसीलिए है, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए। क्लियर? लिखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में ये गैर न्यायोचित होते हैं। यस, अभी तो अरे हो गया, गैर लिख लो। लिखाने की भाषा थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए ना, बोलने की कुछ भी चल जाए। ये गैर न्यायोचित होते हैं, ये गैर न्यायोचित होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग खोल के लिखिएगा और मुझे बताइएगा। फिर मूल अधिकारों में लिखेंगे, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, मैंने कौन से शब्द बोले हैं? लोकतांत्रिक और राजनीतिक। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए, डीपीएसपी के लिए मैं बोल रहा हूं। लिखेंगे, इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक, इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चीजें क्लियर हो रही हैं? थोड़ा सा देखिए, जो आपके मूल अधिकार हैं लोकतांत्रिक और राजनीतिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसपे आप आसानी से कंफ्यूज हो सकते हैं, पढ़ के भी जाओगे तब भी, यदि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तुक्का आप नहीं लगा सकते। लोकतांत्रिक का मतलब ये समझ रहे हैं आपके, लोकतंत्र यानी कि जनता का महत्व। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, जनता के लिए जनता द्वारा। ठीक है, तो जो ये तीन चीजें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि जो ही एक आपका प्रतिनिधि होगा,
ठीक है, पार्टी होगी, क्लियर, इसके लिए। और जो आपके डीपीएसपी है वो आपका आर्थिक और सामाजिक, सबको समान न्याय देने के लिए बोल रहे हैं ये, ठीक है, सबको समान वेतन देने के लिए बोल रहे हैं, बराबर ये उद्योगों के लिए विकास के लिए बोल रहे हैं, क्लियर, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए बोल रहे हैं। तो एक आर्थिक प्रक्रिया के लिए बोल रहे हैं कि सबके जो आर्थिक समानता हो, ठीक है, सामाजिक समानता हो, क्लियर, और जो आपके मूल अधिकार हैं वो राजनीतिक समानता के लिए और लोकतांत्रिक समानता के लिए, ठीक है, उस पर जोर दे रहे हैं। इसलिए इन दोनों बिंदुओं को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये इसके सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट हमेशा यही आते हैं। अनुच्छेद तो कोई भी रट लेता है, जैसे मैंने पहले बताया इसको नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मैं सिर्फ व्यापम के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, आपका किसी भी स्तर का परीक्षा में प्रश्न है, ठीक है, आप कोई भी परीक्षा में बैठिए, ठीक है, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे वो पीएससी का हो, इवन यूपीएससी में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, सेम है, किसी भी स्टेट के पीसीएस में आप बैठिए, ये कॉन्सेप्ट आते हैं, और इससे ऊपर फिर प्रश्न भी नहीं आते हैं। इससे ऊपर क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये सबसे उच्च स्तर की चीजें बता रहा हूं, पॉलिटी और डीपीएसपी और इस पे, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे, किसमें, मूल अधिकारों में। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, और डीपीएसपी में लिखेंगे ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। अंतिम बिंदु लिख लेंगे, मूल अधिकारों में यह सरकार के महत्व को घटाते हैं, यह सरकार के महत्व को घटाते हैं, ये सरकार के महत्व को घटाते हैं, और डीपीएस में लिखेंगे ये सरकार के महत्व को बढ़ाते हैं, ये सरकार के महत्व को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बिंदु जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ लूसेंट में भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बेसिक बता दिया। तो ये कोई मतलब ये डिफरेंस तो हर कोई जानता है, भाग 3 में है, भाग 4 में है, क्लियर, इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद तक है, यूएसए से है, आयरलैंड से है, ठीक है। ये तो पॉइंट आप सामान्यतः दिमाग में रखते हैं। तो होप सो आपका चीजें कुछ क्लियर हो गई होंगी। कल एक बार अपन पूरे जो आपका 38 से लेकर के 51 तक, ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा पूरा इसका, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक बीच में ये छूटा है नागरिकता, ठीक है, नागरिकता की 4 चीजें मुझे मुख्य रूप से बतानी है। नागरिकता कैसे हटती है और नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है। सिर्फ इसके 2 ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता हटाने की विधियां, उसी में पूरा सार है आपका। भाग 2 में है ये, क्लियर, ठीक है। 6 से 11 तक है शायद, 5 से 11 है ना। तो इसको देख लेंगे, उसके बाद अपन फिर आगे चलेंगे तो आपकी न्यायपालिका में उतरेंगे, जो वो भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिएगा। और मैंने आपको संशोधन बोला था, पढ़ के आए हो? हाँ, संशोधन कब बोला था पढ़ने को? परसों, कल कुछ नहीं बोला था, तो हो गया, ठीक है। तो मतलब कल वाला याद तो होगा, याद है किसी को? 61वां संविधान संशोधन में क्या है? देखिए थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें जो मताधिकार की आयु पहले थी आपकी, जो 18 वर्ष वर्तमान में है ना, ये नहीं थी, क्लियर। पहले 21 वर्ष थी, इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके द्वारा बहुत सारी चीजें हुई थी। क्या हुआ था कि पहले अपने पास जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे वो 1 होते थे, ये अचानक से 21 से 18 कर देने के पास देश में मत देने की वालों की उम्र अचानक से कम हो गई, तो संख्या बढ़ गई। तो
तो इसी के कारण एक जो आपके चुनाव आयुक्त थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, तो वो 3 हो गए थे। ठीक है, इसी के कारण आगे हम बात करेंगे कि कब जो पहले चुनाव आयुक्त की बात जब अपन करेंगे चुनाव आयोग की, उसमें चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। 18 वर्ष कर दी गई थी, कई बार परीक्षाओं में आया है, दिमाग में रखेंगे। समय भी 1989 और अमेंडमेंट नंबर भी 61। क्लियर। 21 से 18 की गई थी, बहुत ज्यादा वोटर्स बढ़ गए थे, इसलिए जो चुनाव आयुक्त थे पहले एक हुआ करते थे। उस समय पे चुनाव आयुक्त कौन थे? चर्चित भी थे कुछ समय पहले, पता करिएगा कि हु वाज द इलेक्शन कमिश्नर ड्यूरिंग 1989। ठीक है, कुछ अच्छा पता चलेगा, क्योंकि जो थे उस समय पे उन्होंने बहुत बड़े सुधार किए थे। जो पहले आपका ये ईपिक कार्ड चलता है ना, वोटर आईडी, ये नहीं चलता था। ठीक है, मतलब जब चुनाव आयुक्त तो बनाए गए थे वो शायद 1991 के आसपास बनाए गए थे। ठीक है, नाम पता करके आइएगा कल। क्लियर, उन्होंने ईपिक कार्ड वगैरह किया था। चुनाव सुधार सबसे ज्यादा उन्हीं ने किया है, चुनाव सुधार जिसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म। क्लियर, अपन आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहिए कंटिन्यू। आपका एडमिट कार्ड तो आ गया है।